बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिक्स्ड या हाइब्रिड लीगल सिस्टम के बारे में। ये मिक्स्ड लीगल सिस्टम क्या होता है, इसको मिक्स्ड लीगल सिस्टम क्यों कहते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मिक्स्ड लीगल सिस्टम कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में, और हम ये भी देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो हमने इसको किस तरह लेके चलना है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल सिस्टम या कस्टमरी लीगल सिस्टम की जानकारी है, नो हाउ है, तो फिर आपको मिक्स्ड लीगल सिस्टम भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं या इसकी प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसके मतलब हमारे पास जो हैंड आउट हैं या जो मटेरियल है वो कोई ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें, क्योंकि जब आप सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल सिस्टम या कस्टमरी लीगल सिस्टम को तैयार करते हैं तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। सो चलें आज की वीडियो में देखते हैं कि ये लीगल सिस्टम क्या है और इसको किस तरह हमने पेपर में इसको लेके चलना है। दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। मिक्स्ड लीगल सिस्टम, जैसे वर्ड है मिक्स करना, मिक्सचर, इसका मतलब ये होता है जब एक से ज़ायद दो चीज़ें आप मिक्स करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यार ये मिक्सचर है। इसी तरीके से जब दो लीगल सिस्टम या दो से ज़्यादा लीगल सिस्टम को आपस में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है किसी एक कंट्री के अंदर, एक जगह के अंदर, एक इलाके के अंदर, तो हम बोलते हैं कि जी यहाँ पे मिक्स्ड लीगल सिस्टम राइज है। ज़्यादातर कॉमन लॉ सिस्टम और सिविल लीगल सिस्टम, इन दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। सो अगर मिक्स्ड लीगल सिस्टम को मैं ये कहूँ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एंड सिविल लीगल सिस्टम, तो ये कोई गलत नहीं होगा। इसको हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। आपको पता है लफ्ज़ हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, कॉम्बिनेशन। जिस तरह से आजकल हमारे पास हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर आपको दो ऑप्शंस होते हैं कि आप फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप उसके ऊपर जो है आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है, आप जो करंट है वो एज अ सोर्स वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आपके पास जो है ना चॉइसेस हैं। इसको प्लूरलिस्टिक भी बोलते हैं। इसका प्लूरल का मतलब तो यही होता है, एक से ज़्यादा जब चीज़ें इस्तेमाल में हो तो आप प्लूरल बोलते हैं। सो ज़्यादातर ऐसे कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे ये मिक्स लीगल सिस्टम राइज है, जिसमें सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका का नाम आता है, उसके बाद स्कॉटलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी रियासतें हैं, वहाँ पे ये लीगल सिस्टम राइज है। अब उन सब में अगर बेहतरीन एग्जांपल है तो वो साउथ अफ्रीका का है। वो क्यों? कि दोस्तों, साउथ अफ्रीका एक कॉलोनी रह चुका है बहुत सारी सुपर पावर्स की। सबसे पहले नेदरलैंड, डच पीपल्स ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया, उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, उसके बाद फिर उसको आज़ादी मिली। तो जब डच पीपल आए, नेदरलैंड के लोग जब आए, तो वो अपने साथ सिविल लीगल सिस्टम लेके आए। तो उन्होंने सिविल लीगल सिस्टम को वहाँ पे यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद फिर जब ब्रिटिश राज जब उसने हुकूमत की तो उन्होंने अपना कॉमन लीगल सिस्टम लेके आए, वो उन्होंने उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और इस साथ साथ में फिर एक तीसरा लीगल सिस्टम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था, जिसको कस्टमरी लीगल सिस्टम या कस्टम्स बोलते हैं, जो ट्रेडिशंस होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकन लोग हैं उनके बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इनके बहुत बड़े कबाइल होते हैं, कबीले होते हैं, इनके अपनी अपनी एक पूरी एक हिस्ट्री है, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके रस्म व रवाज हैं अपने, तो वो भी लॉस की फॉर्म में मौजूद हैं। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर तीन किस्म का लीगल सिस्टम इस्तेमाल होता है। सिविल लीगल सिस्टम जो ब्रिटिश लेके आए, कॉमन लीगल सिस्टम जो ब्रिटिश लेके आए, उसके बाद सिविल लीगल सिस्टम जो डच पीपल लेके आए, और इसके अलावा कस्टमरी लीगल सिस्टम जो वहाँ के अफ्रीकन ट्राइब्स का लीगल सिस्टम था। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर मिक्स्ड लीगल सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये देखें मैप, देखें यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है ना लीगल सिस्टम नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। ये जो ग्रीन जो आप देख रहे हैं एरिया या जो कंट्रीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे मिक्स्ड लीगल सिस्टम है, जिसमें आपको एशियन कंट्रीज़, पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा आपको श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये मिक्स्ड लीगल सिस्टम इस्तेमाल होता है।
दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आया जो मिक्स लीगल सिस्टम है इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आता है रोमन लॉ, जिसको हम बोलते हैं सिविल लीगल सिस्टम। देखें, जो रोमन लॉज हैं वो दरअसल जब डेवलप हुए तो फिर वो सिविल लीगल सिस्टम कहलाए। ये रोमन्स ही थे जिन्होंने लीगल जो कवानीन को कोडिफाई करना शुरू किया और फिर वो आगे चल के सिविल लीगल सिस्टम कहलाया। इसके अलावा कॉमन लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ ट्रेडिशंस जो ज़्यादातर इंग्लैंड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आप पता है कि आप कोडिफाई से ज़्यादा जो जजेस के फैसले होते हैं, जो केस होते हैं और जो जजमेंट्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं एज ए लीगल, एज ए सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, एज ए सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम के तहत। इसके अलावा रिलीजियस लॉज जैसे इस्लामिक रिलीजियस लॉज हैं, इसके अलावा बुद्धिज़्म, हिंदुज़म, इनके भी मुख्तलिफ रिलीजियस लॉज मौजूद हैं। इसके अलावा कस्टमरी लॉ जो कस्टम्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये चार चीज़ें आपको मिक्स लीगल सिस्टम के अंदर नज़र आएंगी। जितने भी लीगल सिस्टम हैं उन सबको आप एक जगह जब कंबाइन करते हैं तो दरअसल वो बनता है मिक्स लीगल सिस्टम। सो हम कह सकते हैं कि रोमन लॉ भी उसका एक एलिमेंट है, कॉमन लॉ भी उसके अंदर आता है, रिलीजियस लॉज भी आते हैं जैसे इस्लामिक रिलीजियस लॉज हैं, इसके अलावा कस्टमरी लॉ भी इसके अंदर आते हैं। सो ये चार बुनियादी तौर पे मिक्स लीगल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। जी, अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक मिक्स लीगल सिस्टम बनता है। मैं मिसाल देता हूँ साउथ अफ्रीका की, कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये मिक्स लीगल सिस्टम है दोस्तों, ये कैसे बना, इसके अंदर पीछे क्या कहानी है कि एक मुल्क के अंदर एक लीगल सिस्टम क्यों नहीं है जनाब। ऐसी क्या वजह बनती है कि वहाँ पे कस्टम सिविल लीगल सिस्टम भी आ जाता है, कॉमन लीगल सिस्टम भी आ जाता है, कस्टमरी लीगल सिस्टम भी आ जाता है। सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये हैं बुनियादी फैक्टर्स जो हम इनको अब बारी बारी डिस्कस करेंगे। और मिक्स्ड लीगल सिस्टम का सबसे अहम जो जुज़ है या जो एक हिस्सा है वो ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो मिक्स्ड लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले करते हैं। और बाज़ औक़ात क्वेश्चन भी यही आता है कि प्लीज़ फैक्टर बताएं जिसकी वजह से एक मिक्स्ड लीगल सिस्टम वजूद में आता है। सो दोस्तों, अब हम इन सब को ना बारी बारी डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहला जो फैक्टर है देखें दोस्तों, आज से हज़ारों साल तो नहीं कहूँगा, कुछ ही सदियाँ पहले सुपर पावर्स ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर रखा हुआ था और उनको अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। जिस तरह पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ब्रिटिश राज की कॉलोनीज़ हुआ करती थी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता था कि सुपर पावर्स कब्ज़ा तो कर लेती थी लेकिन वो उस तरह वो कामयाब नहीं होती थी और वहाँ की जो ऑलरेडी एक लोग रहते थे वो उन्होंने उनको रेजिस्ट किया और उनको यहाँ से भगा दिया। तो इस दौरान हुआ ये कि वो जो सुपर पावर अपने साथ एक लीगल सिस्टम लेके आई और साथ में वहाँ के जो लोकल लोग ऑलरेडी रह रहे थे उनका भी कुछ कवानीन थे, उन दोनों के बीच में एक क्लैश बना, जिसकी वजह से अब फिर क्या हुआ कि एक नई किस्म की चीज़ खिचड़ी बन चुकी। मैं अब मिसाल देता हूँ कि जिस तरह ब्रिटिश राज यहाँ पे आए तो वो अपने साथ अपने सिस्टम लेके आए ना, कवानीन कानून लेके आए और वहाँ पे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, यहाँ पे रहना शुरू किया तो अपने साथ अपने कवानीन लेके आए और उनको कहा कि जी ये हमारे कवानीन, इनके ऊपर आपने ने काम करना है। लेकिन हमारे अपने भी कुछ कवानीन थे, हमारे अपनी भी एक कल्चर है, अपनी एक ट्रेडिशंस हैं, अपना मज़हब है, अपने एक कवानीन है। तो इस तरह ये हुआ कि इन दोनों का आपस में हो गया मिक्सचर। सो बाज़ औक़ात ये होता है, अब इसका ये मिसाल है कि बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिश राज ने कब्ज़ा कर रखा था लेकिन वो उतना मतलब कामयाबी से अपना जो लीगल सिस्टम है या कवानीन है या लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सो अफ्रीकन कंट्रीज़ ने अपने कवानीन को भी रखा और साथ में ब्रिटिश राज के जो ब्रिटेन के जो कवानीन थे उनको भी इस्तेमाल किया, तो उनको एक मिक्स बना दिया। एक तो ये फैक्टर, दूसरा कॉलोनाइजेशन, ऑक्यूपेशन। जब आप किसी एरिया के ऊपर पूरा कब्ज़ा कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है कि फिर आप अपने जो कवानीन है वो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। अगर एक बंदा बाहर से आता है, वो किसी और कंट्री से आता है और वो आपके इलाके में आके कब्ज़ा कर लेता है तो वो अपने ही कवानीन इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर। तो उससे ये होगा कि उसके कवानीन और फिर आपकी ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद हैं वो आपस में मिक्स बन जाएंगे। इसी तरीके उसका एक प्राइमरी एग्जांपल साउथ अफ्रीका का मैंने आपको बताया। जब नेदरलैंड या डच पीपल ने वहाँ पे कब्ज़ा किया तो वो अपने साथ कवानीन लेके आए, जब ब्रिटेन आए तो वो अपने साथ जो है ना कॉमन लीगल सिस्टम लेके आए और फिर इसके अलावा वहाँ के ऑलरेडी उनके कस्टम्स थे, तो 3 किस्म के लीगल सिस्टम वहाँ पे आ गए। तो दरअसल हुआ ये कि मुख्तलिफ जो लीगल सिस्टम हैं जैसे इंग्लिश और फ्रेंच है, इन दोनों का टकराव हुआ और उन टकराव की वजह से एक
एक नया एक लीगल सिस्टम वजूद में आया जिसको हम बोलते हैं मिक्स लीगल सिस्टम। तो एक तो ये हुआ जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया, किसी चीज़ के ऊपर कब्जा किया, तो दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर ये कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वक्त के साथ तब्दील होते हैं, आपके अंदर तरक्की आती है, आप इंडस्ट्रियल कंट्री बन जाते हैं, आपके कमर्शियल हो जाते हैं, आपका बिज़नेस इतना एक्सपेंड कर देता है कि आप एक मुल्क की जगह दूसरी, तीसरे से चौथा, बल्कि पूरी दुनिया में आप अपना जो है ना वो मामलात लेके जाते हैं। तो फिर ज़ाहिरी बात होती है कि फिर आपका जो लॉज होते हैं वो फिर लिमिटेड नहीं होते, वो फिर आप क्या करते हैं कि बाहर के कंट्रीज़ के जो लॉज हैं उनको भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड ही हो जाती है। अगर देखें, मैं यहाँ से एक चीज़ को टर्की के अंदर बेच रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से वो एक चीज़ जा रही है, टर्की में उतर रही है, तो अब जो मैंने चीज़ प्रोडक्ट यहाँ से भेजी वो टर्की में जाके उतरी, तो उसके ऊपर टर्की के कवानीन ही लगेंगे ना, वहाँ के लॉज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस तरह से ये हुआ कि आपके जो लीगल सिस्टम है वो उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। और जब आप एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ममालिक कंट्री जगहों के ऊपर आप जब इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बनती हैं, तो फिर आप अपने हर हिसाब से वहाँ के ऊपर अमल करते हैं। उसका मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, वैसे वो रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन समझने की खातिर मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, फूड चैन हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है, वो जहाँ भी जिस कंट्री में जाता है तो वहाँ का जो कल्चर है ना उसको वो ज़रा प्रोमिनेंट उसको यूज़ करता है। मिसाल के तौर पे ये जो मोबाइल्स, इंटरनेट, मोबाइल जो हैं अपना कंपनीज़ हैं, टेलीनॉर, यूफोन, अब ये इस तरह ये कंपनी सारी दुनिया में मौजूद हैं लेकिन डिफरेंट नेम के साथ मौजूद हैं और वहाँ के कल्चर को शो करते हैं। उनके आप कमर्शियल देखते हैं तो वो मिसाल के तौर पे अगर वो सिंध में कर रहे हैं तो वहाँ के सिंधी कल्चर को दिखाएंगे, पंजाब में आएंगे तो पंजाबी कल्चर को दिखाएंगे अपने कमर्शियल्स के अंदर। तो वो हर जिस जहाँ पे जाते हैं उस हिसाब से अपने मामलात को, अपनी प्रोडक्ट्स को तब्दील करते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ का जो सराउंडिंग्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल हैं, उन्होंने अपना कारोबार लेके चलना है। तो इसी तरीके से जब आप कमर्शियल बन जाते हैं, आपकी डेवलपमेंट हो जाती है, आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि अपने लीगल सिस्टम को, अपने कवानीन को उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जो नई नई चीज़ें उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि आपका जो कारोबार है, आपका जो मामलात हैं वो आगे बढ़ें। अब जिस तरह चाइना है, तो चाइना ने अब पूरी दुनिया के अंदर अपना कारोबार यानी कि उसको फैला दिया है, तो अब वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जब जाता है तो वहाँ के कवानीन को यूज़ करता है, उसको समझता है, उसको फिर अपने कवानीन के अंदर साथ एडजस्ट भी करता है ताकि चीज़ों को वो अच्छे से ले चले। इसके अलावा रीसेटलमेंट एक ये फैक्टर है। जब आप रीसेटलमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से कुछ लोग किसी और कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, अपने कवानीन को वहाँ पे जो है ना कवानीन भी लेके जाते हैं और वहाँ के कवानीन को भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जब आज से 40-50 साल पहले यूके चले गए, तो यूके में जब उन्होंने रहना शुरू किया तो पहले तो यूके के कवानीन को इस्तेमाल किया, ज़ाहिर बात वहाँ पे रहते थे, लेकिन साथ साथ अपने जो रिलीजियस लॉज हैं, इस्लामिक लॉज हैं, उनको भी इस्तेमाल किया। घर के ऊपर वो अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम नहीं देते थे, उनके रिलीजियस लॉज को इम्प्लीमेंट करते थे। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि रीसेटलमेंट की, लेकिन वहाँ के भी कवानीन को यूज़ किया और साथ में अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, अपने जो रिलीजियस लॉज हैं उनको भी यूज़ करना शुरू किया अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर। इसके अलावा एक्सपेंशन, जब आप एक्सपेंड करते हैं, आप एक से ज़्यादा एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा करते हैं। मिसाल देता हूँ, जिस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है, वो अपने साथ जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, तो उन कंट्रीज़ का अपना एक कल्चर होता है, उन लोगों का रहन सहन अलग होता है, तो फिर वो अपने कवानीन को उनके हिसाब से तब्दील करता है, उनके अंदर वो तब्दीली लेके आता है। तो फिर इस तरह एक कवानीन के अंदर मुख्तलिफ़ कवानीन ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा यूनिफिकेशन, जब देखें मिसाल के तौर पे दो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर के कंट्रीज़ हैं, वो आपस में यूनिफाई हो जाते हैं, मिल के रहते हैं और एक ही कंट्री बन जाता है, तो फिर जो आप अपना लीगल सिस्टम बनाएंगे तो आप वो ना दोनों जो कंट्रीज़ के मुताबिक ना उन चीज़ उसके अंदर ऐड डालेंगे। अब ऐसे नहीं होगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलें मिसाल देते हैं कि चाइना और जापान आपस में यूनिफाई हो जाते हैं या वो आपस में एक ही कंट्री बन जाता है, तो अब जो जो नया लीगल सिस्टम उनका बनेगा तो उसमें वो चाइनीज़ लोगों के भी कवानीन होंगे और जापानीज़ लोगों के भी होंगे, उनके भी ट्रेडिशंस, उनके भी ट्रेडिशन, तो इस तरह का एक मिक्स बनाएंगे ना हम, तो इस तरह भी एक मिक्स लीगल सिस्टम वजूद में आता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइना और जापान का, ये मिसाल के तौर पे आप इसको लीजिएगा समझाने की खातिर, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम देखेंगे ये जो मिक्स्ड लीगल सिस्टम है इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, पहले तो आपको सिविल और कॉमन लॉ इसके अंदर नज़र आएगा, ये एक करेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा आपको जो सिविल और कॉमन लॉ की जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं या जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी, किस तरह प्रोसीजर करना है, किस तरह सज़ाएँ देनी है, ये सारे मामला। तो इसके अलावा आपको एक और चीज़ नज़र आएगी, जो तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ज़्यादातर जहाँ पे सिविल और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे प्राइवेट जो लॉज हैं, जो पर्सन यानी कि आम लोगों के हैं, उनमें आपको सिविल लॉ के एलिमेंट्स नज़र आते हैं। और वहाँ के जो पब्लिक लॉज हैं, जो हुकूमत के बनाए होते हैं, जो रियासत के बनाए होते हैं, जो गवर्नमेंट के बनाए होते हैं लॉज, उसमें ज़्यादातर आपको ना कॉमन लॉ एलिमेंट्स नज़र आता है। तो ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको भी इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप देखते हैं सोर्सेज। अब सोर्सेज देखें, कोई भी जितने भी लीगल सिस्टम हैं उनके तकरीबन सोर्सेज सेम होते हैं, बस उसकी जो प्रायोरिटी होती है या जो वो कौन सा सोर्स जो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, उसमें डिफरेंट आता है। बाकी तकरीबन सबका जो है ना वो सोर्सेज सेम है। तो मिक्स लीगल सिस्टम में भी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, असेंबली में बैठ के वो कानून बनाते हैं, तो वो भी एक सोर्स है। कॉमन लॉ यूज़ करते हैं आप, उसके अंदर जुडिशल प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं। जुडिशल प्रेसिडेंट जो जुडिशरी ने जो फैसले दिए हैं, उन फैसलों को एज ए प्रेसिडेंट, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कस्टमरी लॉ भी आप यूज़ करते हैं, वो भी एक सोर्स है, वहाँ से कस्टम लेते हैं। अपने जो आपके लोगों के जो कस्टम्स हैं, जो रस्में हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, जो चली आ रही हैं सदियों से, उनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस जो है ना पर्सनल लॉज को भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी सोर्स होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ, ज़ाहिर बात है, अब ग्लोबल वर्ल्ड का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरी की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो अब ये हो नहीं सकता कि आप इंटरनेशनल लॉ को इस्तेमाल ना करें। अब देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लॉ सारे इंप्लीमेंट होते हैं। ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल लॉ हैं, FATF के हैं, IMF के हैं। तो ये सारे UN के जो लॉज हैं वो हम उनको उसके ऊपर हम काम करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उन्होंने जो थीसिस लिखी हैं, उन्होंने जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनको भी आप इस्तेमाल करते हैं। सो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके एक मुल्क का, कंट्री का एक आइन होता है। इसके अलावा लेजिस्लेशन जो असेंबली में हमारे लोग जो MNA और MPs बैठ के कानून बनाते हैं, वो भी एक सोर्स है। कॉमन लॉ वो भी एक सोर्स है। जुडिशल प्रेसिडेंट, कस्टमरी और रिलीजियस पर्सनल लॉज, इसके अलावा इंटरनेशनल और राइटिंग्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोर्सेज ऑफ मिक्स्ड लीगल सिस्टम आप कह सकते हैं कि ये इनका सोर्स है। सो दोस्तों, यहाँ तक ये थी आज का टॉपिक। एक अहम टॉपिक है, तो इसको बेटा ज़रूर तैयार कीजिएगा, और आसान टॉपिक है। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सिविल लीगल सिस्टम और कॉमन लीगल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। सो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।